नमस्कार, TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर और बात हम करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा जी ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से हलचल मच गई है। तो फिलहाल जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो ये कि जो घमासान बिहार में चल रहा था उसी के मद्देनजर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा जी को। आरजेडी और जेडीयू के बीच में किसी तरह के विलय को लेकर, किसी तरह की डील को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद से ये मामला संज्ञान में आया और अब बड़ा फैसला लेते हुए जेडीयू ने उन्हें संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। सबसे पहले तो ये बयानबाजी सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, बाद इस चर्चा को करेंगे। समता पार्टी के समय जाने की मुहिम में तो हम काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। पिछले 1.5-2 महीना से तो जिस तरह से हम लगे हुए हैं सारी बात पब्लिक डोमेन में है, लेकिन उसके पहले से व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी से मिलकर पार्टी की बैठकों में हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं और हमारी चिंता का विषय है कि कैसे यह पार्टी बचे, क्योंकि यह पार्टी समता पार्टी के समय से शुरुआत हुई और तब से लेकर जो गरीब गुरबा लोग हैं, शुरुआत में लव कुश, फिर अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग और फिर जो सामान्य जात के लोग हैं उसका भी एक बड़ा सेक्शन, सबका समर्थन रहा है और सब लोगों के मन में आज ये बात चिंता के रूप में आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड जो उनके अरमानों की पार्टी है बर्बाद होते जा रही है, इसको कैसे बचाया जा सके। तो इस काम में हम निरंतर लगे हुए हैं, लेकिन हमारी बात पर गंभीरता से मुख्यमंत्री जी न तो ध्यान दे रहे हैं और न फिर और कुछ जानकारी लेनी हो तो उसके लिए हमसे कोई बात हो रही है। इसलिए हमको लगा कि अब कार्यकर्ता साथियों को बुलाकर उनके बीच यह बात की जाए, उनसे विमर्श किया जाए कि कैसे आगे लोगों का जो अरमान है उसको हम बचा सकें। तो एक तरह से कहिए कि पार्टी बचाने की जो कोशिश हमारी है उसी की अगली कड़ी के रूप में हमने लोगों को बुलाया है, बैठक बुलाई है। चलिए, इसके बाद भी एक बयान आया है, वो भी सुन लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का जो नीति सिद्धांत है उससे भी उपेंद्र कुशवाहा कभी इत्तेफाक नहीं रख सकता है, सहमत नहीं हो सकता है। जिनको जो कहना हो कहते रहें, लेकिन हमने अपने पूर्वजों से जिन विचारधाराओं को सीखा है उसके आधार पर हम राजनीति करते हैं और उसी के हिसाब से हम जीवन भर चलेंगे। यह बात बिल्कुल क्लियर सब लोगों को समझ लेनी चाहिए। चलिए, वो बातें इन्होंने अपने बयान में कही। उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है कि ये जो डील हो रही है जेडीयू के अस्तित्व को खत्म करने की, वो उसको लेकर मुख्यमंत्री से कई बार उन्होंने चर्चा भी की, उनके संज्ञान में लाने की कोशिश भी की। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बीजेपी में विलय का सवाल पैदा नहीं होता या बीजेपी में जाने का सवाल पैदा नहीं होता। हालांकि ये बयान कुछ देर पहले के हैं जब वो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के मेंबर थे। अब उन्हें मेंबर पद से हटा दिया गया है और अब सवाल ये फिर से दोहराया जाएगा कि क्या अभी भी बीजेपी में जाने का उनका स्टैंड क्लियर है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कुमार जी, जेडीयू के प्रवक्ता जग नारायण सिंह जी, संतोष पाठक जी, बिहार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। स्वागत है आप सभी का। आशुतोष जी, आपके पास आती हूँ। सबसे पहले तो इस पर प्रकाश डालिए कि अचानक से इतनी इनसिक्योरिटी क्यों उपेंद्र कुशवाहा जी को होने लगी कि उन्होंने जेडीयू के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको पटना पहुंचने का आह्वान दे दिया कि पार्टी को बचाना है, चलिए आप मोर्चे पे आ जाइए। जी नमस्कार आप सभी का, जो लोग इस पैनल में हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा काफी लंबे समय से बिहार में एक मुख्यमंत्री बनने का महत्वाकांक्षा लिए हुए थे, ऐसा हम सभी जानते हैं। उस महत्वाकांक्षा को लेकर अपनी पार्टी भी बनाई, लेकिन जरा आप समझिए कि काफी सालों से वो अपनी पार्टी चला रहे थे रालोसपा, और उन्होंने अपनी पार्टी का जब विलय जदयू में किया तो निश्चित तौर पर उन्हें उनकी कोई बड़ी मांग रही होगी, कोई बड़ी डील उनकी नीतीश कुमार से हुई होगी। सिर्फ एमएलसी बनने के लिए तो वो जदयू में नहीं गए होंगे। तो कम से कम जैसा कि हम सभी देख रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह दोनों के काफी तल्ख तेवर बीजेपी के प्रति पिछले दिनों थे, जब बिहार में की टूट हुई और नीतीश कुमार उससे अलग होकर महागठबंधन में गए। तो इन दो नेताओं के ऊपर
जो मतलब जो समीकरण फिट हो रहा है, जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं थी, उसमें ये चर्चाएं थी कि ललन सिंह को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया और उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी अब कोई जमीन बची नहीं एनडीए के भीतर। तो ये लोग राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप बड़े पद पर देखना चाह रहे थे बतौर केंद्रीय मंत्री, लेकिन इन दोनों की लालसा पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जैसा कि आरसीपी सिंह ने भी खुलासा किया कि बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व केवल एक मंत्री पर राजी हुई थी और वो भी उनका जो नाम आरसीपी सिंह को वो चाहते थे। तो ये दो नेता लगातार कुछ मिलकर के अपने लिए कुछ बड़ा जमीन तलाश रहे थे। तो उसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी की विलय जो की थी, तो उसके बाद गठबंधन को तोड़ने में इनकी भी अहम भूमिका रही थी। तो अब इनको ऐसा लग रहा था कि इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और डिप्टी सीएम तो बन ही जाएंगे कम से कम, लेकिन उनकी ऐसी मंशा भी पूरी नहीं हो पाई। और जब वो या दूसरी बात उन्होंने ये भी सोची होगी कि जब वो आए थे तो उस समय एनडीए में नीतीश कुमार जुड़े हुए थे, तो उनको ऐसा भी लग रहा होगा कि नीतीश कुमार उन्हें फिर से केंद्रीय मंत्री बना दे, लेकिन न वो केंद्रीय मंत्री बने, न ही वो बिहार में डिप्टी सीएम बने। और अब जब उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं राजद और जदयू का विलय ना हो जाए, विलय होने के बाद पार्टी का बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे में हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत और छोटी हो जाए। तो अब चूंकि वो शुरू से नीतीश कुमार और उनके रिश्ते काफी तल्ख रहे हैं, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा कई मौकों पर एक साथ खड़े तो हुए हैं, लेकिन ज्यादा वक्त दोनों एक साथ नहीं रह पाए हैं, अगर आप इतिहास पर नजर डालेंगे तो। और पिछले बार भी जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी चला रहे थे तो प्रतिदिन वो नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंक देते, और उन्होंने पूरे बिहार पर मैंने शिक्षक मुद्दा बहुत जोरदार तरीके से उठाया था। उसके लिए उन्होंने अनशन तक दिया था, वो आमरण अनशन पर बैठे, बहुत तरह का उन्होंने मतलब तांडव किया था। तो अब नीतीश कुमार के साथ उन्होंने ये लड़ाई छेड़ दी है, इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ डिप्टी सीएम की कुर्सी ही लग रही है, जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों भी ये बयान दिया था। और इससे पहले भी वो बिहार में कम से कम मंत्री भी बनना चाहते थे। तो जिस वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उस वक्त भी उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली चले गए थे, और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी काफी तल्ख टिप्पणी करी थी और रातों रात एक बैठक बुलाई गई थी, और ऐसा कहा गया था कि कुशवाहा के सभी नेता जो है उनकी नाराजगी है उपेंद्र कुशवाहा के प्रति, इसलिए उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। अगर उनको मंत्री बनाया जाता तो उमेश कुशवाहा चूंकि प्रदेश अध्यक्ष है, तो पार्टी के भीतर थोड़ी विस्फोट हो सकती थी, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, ये तर्क दिया गया। तब से ऐसा लग रहा था, उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगा कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो मौके की तलाश देख रहे थे। अब जब राजद जदयू पर हमलावर ज्यादा हो गए, क्योंकि राजद के साथ कहीं डील तो हुई होगी, तभी ये सारी बातें निकल कर सामने आ रही है। तो अब नीतीश कुमार पर जब राजद ने प्रेशर बनाया, तो उसी वक्त फिर जदयू की तरफ से भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स किया गया, और विगत दिनों हम लोग 1 हफ्ते और 10 दिन पहले ये चर्चाएं जोर पकड़ गई मीडिया में भी और पॉलिटिकल गलियारों में कि फिर से क्या नीतीश पलटी मारेंगे। तो इस पर राजद जो है बैकफुट पर चली गई। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक फोटो शेयर किया और उन्होंने भी कुछ इस तरह मतलब लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश की। तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी भी कोई बात चल रही होगी और उनको ऐसा लग रहा होगा कि फिर अगर एनडीए में ये गठबंधन कराने में वो अगर कुछ कामयाबी हासिल करते हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व में उन्हें कोई जगह मिले। लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं लगता है कि वो बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि ऐसा हमने देखा कि आरसीपी सिंह भी बीजेपी में नहीं गए। तो हो सकता है कि बीजेपी यहाँ पर कोई प्लान बी लेकर आई होगी और जिस तरीके से लोजपा में एक टूट हुई है, उसी तरीके से इनको कोई अगर चूंकि हमने देखा कि गोवा में भी बीजेपी ने किया, मध्य प्रदेश में भी किया और भी जगहों पर परिस्थितियां हुई, महाराष्ट्र में हुआ, तो हो सकता है कि कुछ उपेंद्र कुशवाहा ऐसी जमीन तलाश रहे होंगे कि अगर कुछ इस तरह का वो काम करने में कामयाब होते हैं तभी उन्हें एनडीए में माफ कीजिएगा बीजेपी में कोई रिवार्ड मिलेगा, वरना बीजेपी में भी आज नेताओं की कमी नहीं है, एक लंबी फौज खड़ी है। लेकिन ये भी बात आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जहां भी लगता है कि दूसरी पार्टी के नाराज नेता बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं, बीजेपी भी पार्टी भी उन नाराज नेताओं को अपने खेमे में लाने में कभी पीछे नहीं हटती, चाहे किसी भी राज्य की, जिस तरीके से आपने बात की उस राज्य की बात। जी चलिए, प्रतिक्रिया आ गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, एक बार सुन लेते हैं, चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। हम उस आदमी को कितना बढ़ाए, एमएलए बना दिए, हम लोग अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाए, और फिर उसके बाद भाग गए, फिर आ गया एक बार तो एमपी बनना, उसको राज्यसभा भी बना दिए, फिर भाग गया, तब फिर तीसरा बार आ गया। अब तीसरा बार आ गए कि नहीं हम हर हालत में रहेंगे, ऐसा हालत में आ गए। अब आजकल क्या बोल रहे हैं,
तो आप जानते हैं जब कोई भी आदमी कुछ बोलता है, और वैसा नहीं हम सवेरे जब निकलते हैं, बोलिए ना हम इतना घूम रहे हैं, वैसे तो हम रोज मेरा काम था 1.25 घंटा 1.5 घंटा देखना, तो आजकल हम 45-50 मिनट से ज्यादा हमको टाइम नहीं है देखने का, सब अखबार है सब चीज को, तो उसको जो देखते हैं तो देखते हैं दिल्ली का न्यूज कहीं कहीं का। अरे क्या मतलब है इन सब चीजों का? भाई आए काहे के लिए आए? हमने इज्जत दे दिया और हमको आश्चर्य हुआ जब बीच में बात आई, कहा कि हम बात करेंगे, बातें नहीं कर रहे हैं, समझाते लोग एग्री कर लिया था और हम इज्जत देते रहे। अब इसके बाद अभी फिर क्या हो गया अचानक भाई? ये 2 महीने के अंदर ही सब शुरू हुआ। अब इसके लिए रोज बोलना, रोज बोलने का मतलब, इसका प्रचार का मतलब, देखिए कौन बोलता है आज, इसका प्रचार कौन होता है? तो जब बोलेगा तो आपको मालूम है हमारे पार्टी में कोई बोलेगा उसका प्रचार होगा, तब जब जरूर समझिए कि किसी और के लिए बोल रहा है तब प्रचार हो रहा है। तो जो करे इच्छा, जब इच्छा होगी। अरे हमको, अरे भाई अब तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट किए, हम आज तक हमारे पार्टी से 2 बार जो कोई छोड़ा, आई तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट कर लिए, ये बयानबाजी दे दिया भाजपा की तरफ से तो नहीं करवाई जा रही? कोई मतलब नहीं। अब अभी तो आपको खुदे पता चल जाएगा। जब प्रचार हो रहा है तो आप समझ न रहे हैं, सबका प्रचार होता है। जब किसी का प्रचार होता है तो समझ जाइए कि कहां से प्रचार होता है, कौन मौका देता है किसी को, इसलिए जान लीजिए। आपको भाई, आप हम लोगों के अध्यक्ष ने तो बेचारे ने कह दिया है, हमने भी सबको कह दिया कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं। एक समस्या जो भी करे, जो भी बोले, जो इच्छा हो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं। जी चलिए, एक तरीके से पूरा कच्चा चिट्ठा राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा का यहाँ सीएम नीतीश ने बता दिया, कब आए, कब गए, कब फिर से आ गए, कब फिर से चले गए। लेकिन अगर देखा जाए बिहार की राजनीति में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अलग अलग पार्टियों से अलायंस करते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, फिर कहते हैं नहीं शामिल होंगे, फिर हो जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव सिंह जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी जमीन तलाश रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई वर्चस्व, कोई बड़ा प्रभार उन्हें दे दिया जाए, कोई उन्हें संजीदगी से लेने लग जाए, उन्हें सीरियस लेने लग जाए, और इसी के तहत उन्होंने ये बात कही कि 19 और 20 फरवरी को कार्यकर्ताओं को पटना में बुलाया गया। लेकिन अब जब देखा गया पार्टी की तरफ से कि ये हार्मफुल हो सकता है पार्टी के लिए, तो अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से उन्हें त्वरित हटा दिया गया। राजीव जी, सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सर जी, बोलिए। हाँ जी, उपेंद्र कुशवाहा की अपनी महत्वाकांक्षा है। आपको याद होगा कि वो एक समय भाजपा के जब पिछली सरकार थी उस समय वो केंद्रीय मंत्री थे वो, लेकिन उन्होंने अचानक से उनको ऐसा लगा कि चुनाव में स्थिति ठीक नहीं होगी, तो उन्होंने पाला बदल के फिर इधर आ गए। और 2021 में शुरुआत में वो जदयू उन्होंने ज्वाइन किया इस आशा में कि उनको ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार के बाद उनको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। और देखिए ये सब सारी चीजें जो है, ये उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण जो है पिछले 1-2 महीने से शुरू हुआ है। जब से आपने देखा कि नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया कि अगला विधानसभा चुनाव जो है वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, फिर उनको ये आशा थी कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, वहां भी उनको निराशा हाथ लगी। फिर उनके बाद उनको था कम से कम मंत्री तो बना ही दिया जाएगा। तो ये देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भले ये बात कहें कि पार्टी के नाम पे कि पार्टी नाराज हो रही है, पार्टी कमजोर हो रही है, लेकिन उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। और ये सारा जो वोट बैंक है, ये सारे वोट बैंक की राजनीति है। और आगे जो अगले 2 साल में जो है विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ये देखिए, तो मुझे लगता है कि अब उपेंद्र कुशवाहा, अभी खबर आ रही है कि उनको संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि उनको नोटिस भी दिया जाएगा, नोटिस देने की भी तैयारी चल रही है। उनको मुझे लगता है कि बाहर भी किया जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होगा। उनके पास देखिए 3 ऑप्शन है, चाहे तो वो अपनी पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करेंगे, चाहे वो भाजपा के साथ जाएंगे, या फिर वो ओबीसी की पार्टी या बीएसपी की पार्टी के साथ वो कहीं न कहीं वो समझौता करेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि भविष्य के गब्र में कि इनकी क्या भविष्य की योजना होती है। जी सिमरन। जगनारायण जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। तो जगनारायण जी, बड़े पद की लालसा ले डूबी उपेंद्र कुशवाहा को, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। आखिरी दाव था ये उपेंद्र कुशवाहा का, वो भी फेल हो गया। जगनारायण जी, पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी का पॉलिटिकल हिस्ट्री जानिए। नीतीश कुमार इनको सारे सीनियर लीडरों को
दरकिनार करके विपक्ष का नेता बनाया। जी, अभी और सुना आपने? विपक्ष का नेता बनने के बाद इनको वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना शुरू हो गया और आम जगहों में भाषण देने लगे कि अब 2 नंबर की कुर्सी मिल गई है, अब 1 नंबर की कुर्सी की तैयारी है। तो वो बात बोलते बोलते पार्टी से निकल गए। फिर वहां से छगन भुजबल का सहारा लेकर के और एनसीपी के अध्यक्ष बने बिहार के। और जब एनसीपी के अध्यक्ष बने तो तारिक अनवर उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे एनसीपी के, उनको अपमानित किया, इनडिसिप्लिन किया, अनुशासनहीनता किया, तो इनको अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया एनसीपी ने। अब आगे की घटना सुनिए। वहां से जब निकाले गए तो फिर हमारे दल में आकर के राज्यसभा के सदस्य बन गए, और राज्यसभा के सदस्य बन गए तो इनको पेट में दर्द होने लगा, तो फिर वो छोड़ करके और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाए, और समता पार्टी बनाए, लोक समता पार्टी। इसके बाद चुनाव लड़े, और जब सफाया हो गया, अपने भी नहीं जीत सके, तो ये पुनः जनता दल का मुस्को भव होकर के सरेंडर किए और एमएलसी बन गए। और ये बोलते हैं कि पार्टी के बारे में चिंतित हैं। तो एनसीपी बनाने में गए तो वहां इनसे पार्टी नहीं बनी। जब रालोसपा बनाए तो इनके साथ 3 आदमी था, अरुण कुमार पूर्व एमपी जहानाबाद, और सतीश पटेल जो कुर्मी चेतना रैली के संचालक थे, संयोजक थे, तो वो दोनों अलग हो गए। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का इतिहास ये पार्टी बनाने का नहीं है इनका। इनको 4 सदन गए, जिसमें 3 सदन नीतीश कुमार ने भेजा, और ये ब्लॉक के नेता हैं। इनको ब्लॉक के नेता से उठाकर नीतीश कुमार जी ने गलती किया, और उनके गलती का ही परिणाम है कि ब्लॉक के नेता जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, संसदीय बोर्ड का नेता बन गए। उमा शंकर सिंह जैसे सीनियर आदमी को काट के और इनको विपक्ष का नेता बनाया गया। तो देखिए, कहावत है हमारे यहाँ भोजपुरी में कि बुद्धि कम और ओहदा ज्यादा, ये काम है बौराने का, बॉल कम और खीस ज्यादा, ये काम है पिटाने का। और तीसरा है कि तीसरा जो कहा जाता है कि आमद कम और खर्चा ज्यादा, ये काम है बिचाने का। तो उपेंद्र जी इसी काम में लगे हुए हैं, और इनको बुद्धि की विचारधारा की बात करते हैं। इनके पास कौन विचारधारा है? भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किए तो वहां भी नहीं टिक सके। ये उठाऊ चलाऊ और विचारहीन राजनीति के तोतक हैं, इसलिए इनका बिहार में कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। भाजपा में जाना चाहते हैं कि फिर केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, लेकिन बीजेपी यदि वैचारिक पार्टी होगी तो इनको कोई घास डालने का जरूरत नहीं है। इनके पास जनाधार भी नहीं है, खुद अपने क्षेत्र में। बीजेपी तो दूसरी पार्टियों के नाराज नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए हमेशा ही आतुर रहते चले। संतोष पाठक जी बैठे हैं यहाँ पर, बीजेपी इसी स्थिति में नहीं है। हाँ, बेशक संतोष पाठक जी हाँ खुद से ये कह दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन ये बयान तब का था जब क्या बोलते हैं वो, तो जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते हैं। उनके बोलने का कोई मतलब है? बोर्ड के मेंबर के पद से भी उन्हें हटा दिया गया है। जनता दल के बनी हुई पार्टी, सुनिए, बहुत संभावना है बनी हुई पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो रालोसपा बनाए थे तो कहे नहीं मजबूत किया, और उनको देगी उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी कोई सीट दे तो वो जाने। संतोष पाठक बैठे वो बताएंगे कि सीट देंगे कि क्या करेंगे। सुन रहे हैं आप मुझे? संतोष पाठक जी सुन रहा हूँ सिमरन जी। जगनारायण जी बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था कुछ। हाँ, नहीं, सवाल मेरा आपसे है संतोष जी। इसके 2 पक्ष हैं सिमरन जी। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर नेताओं ने इस बात को सबके सामने क्लियर कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश जी के बीच में जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी प्रकार की भूमिका में नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बात कहा कि हम लोग सभी जगह के नाराज नेताओं को अपने यहाँ ले आते हैं। कोई नाराज क्यों होता है अपने नेतृत्व से, उस बात को तो समझना पड़ेगा सिमरन जी। हम किसी के पार्टी में शामिल होके किसी को नाराज तो करा नहीं देते हैं। ये अलग अलग दलों की आंतरिक गतिविधियां हैं, और अपने अपने दायित्वों को पाने के लिए एक प्रकार से संघर्ष है कि हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं। तो
ये जो बनने की जो महत्वाकांक्षा है, ये पूरी लड़ाई उसी महत्वाकांक्षा के आसपास बुनी गई है। और ये इसलिए बुनी गई है क्योंकि बिहार के जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो, जो मूल मुद्दे हैं बिहार के उस पर चर्चा नहीं हो। देखिए आज बिहार में क्या परिदृश्य है, और उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिन विषयों को उठाया है उसमें से कई सारी चीजें बिहार में वास्तविकता में घटित हो रही हैं आज के समय पर, इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं। और ये जो नया महागठबंधन बना है बिहार में, ये पूर्णतः अवैध गठबंधन है। अवैध इसलिए है, जैसे शिवसेना का और कांग्रेस का जो गठबंधन बना था वो भी अवैध था, और आज जो नीतीश कुमार जी ने और लालू यादव जी ने जो गठबंधन बनाया है वो भी अवैध है। राजद क्यों बना? लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जदयू क्यों बनी? नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो एक ही पद पाने के लिए दो अलग अलग पार्टियों का निर्माण हुआ, और वही दोनों पार्टी आपस में गठबंधन कर लें, तो क्या ये स्वाभाविक तौर पर अवैध गठबंधन है कि नहीं है? मेरा प्रश्न ये है। और आज उपेंद्र कुशवाहा जी जो टांग उसमें अड़ा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब आप चलिए, आपका समय पूरा हो चुका, अब दूसरों को मौका दीजिए, तो ये बात तो नीतीश कुमार जी से स्वयं पूछी जानी चाहिए। नीतीश जी से भी इस बात को पूछना चाहिए, क्या उपेंद्र कुशवाहा जी पहले व्यक्ति हैं जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं नीतीश जी के बिहेवियर से? एक तो लंबा इतिहास है नीतीश जी का, आज से नहीं। जगनारायण भैया ने अभी तुरंत कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी की भी तो महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। इतना सब मैं आ कुछ रहा तो हूँ अभी सिमरन जी, मैं आ रहा हूँ, हाँ, मैं आ रहा हूँ, आपके विषय पर आ रहा हूँ। अभी जगनारायण भैया ने एक बात कही कि उमाकांत सिंह जैसे सीनियर नेताओं को हटाकर नीतीश कुमार जी ने इनको इतना बड़ा विपक्ष के नेता का पद दिया था। आप सोचिए कि उमाशंकर सिंह क्या सोचते होंगे नीतीश कुमार जी के बारे में। आज के समय में कहीं तो इस पृथ्वी पर अगर वो होंगे तो इस बारे में तो सोचते होंगे ना कि नीतीश कुमार जी ने उनको ठगा। अब तो हमारे बीच में बहुत सारे लोग नहीं है, जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है, शरद यादव जी की कल कलश यात्रा निकली, कलश अस्थि यात्रा निकली, नीतीश कुमार जी ने एक श्रद्धांजलि सभा तक नहीं की, और शरद यादव जी का जब मृत शरीर उनके घर पर पड़ा हुआ था तो ये व्यक्ति उनको श्रद्धांजलि देने भी नहीं गए। तो ये नीतीश कुमार जी का चरित्र है। उपेंद्र कुशवाहा जी इसको समझते हैं। अब उनको लगता है कि मेरी अब कोई राजनीतिक भूमिका जदयू में रहकर पूरी नहीं होगी, तो आज उनका मनसा अलग हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किसके कहने पर टूटा सिमरन जी? यही उपेंद्र कुशवाहा जी और ललन सिंह इसके पीछे थे। अभी राजीव जी ने उस बात को और आशुतोष जी ने भी उस बात को कहा है कि ये जब जदयू के साथ हमारा गठबंधन था बिहार में, तो ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी ने सारा दबाव बनाकर नीतीश कुमार जी को एनडीए से अलग किया। आज जब नीतीश, सिमरन जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ चलिए, बोलिए। तो आज जब नीतीश कुमार जी राजद के पास चले गए गठबंधन करके, तो मैं एक सवाल पूछता हूं नीतीश कुमार जी से भी और जदयू के जितने भी लोग बैठे हैं कि इस गठबंधन को बनाने के लिए जनता का मैंडेट था क्या? नीतीश कुमार जी जब 2017 में हमारे पास आए थे, देखिए मैं जब ये सवाल कहूंगा तो 2017 आएगा, तो मैं 2017 का भी जवाब दे देता हूँ। 2017 में नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में खड़े होकर एक बात को स्वीकारा था कि समाज का जो अति पिछड़ा वर्ग है, महादलित वर्ग है, उसको आज के समय पर जो राजनीतिक गठबंधन बिहार में बना है राजद के साथ, उसको लेकर समाज में दिक्कतें हैं। इसलिए मैं राजद को छोड़कर अब पुनः भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी का एक नेचुरल अलायंस था जो समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलता था और सुशासन का शासन जो है वो बिहार में स्थापित करता था। आज जब वो बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी अब अगर रुख करते हैं बीजेपी का, तो आप कह रहे हैं कि जनता के उससे बना था जो गठबंधन था बीजेपी और जेडीयू का, अब अगर उपेंद्र कुशवाहा जी आपका दरवाजा खटखटाते हैं उसके बाद क्या सिनेरियो होगा वो बताइए। नहीं, दरवाजा कोई, देखिए राजनीति है, कोई अलग अलग कब कहाँ, यहाँ इसमें ये क्रिकेट के मैच जैसा है, यहाँ पर कब क्या होना ये कोई नहीं जानता है। लेकिन आज के वक्त में जब हम लोग इस डिबेट को कंडक्ट कर रहे हैं, तो एक भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश जी का प्रकरण उनका पूर्णतः आंतरिक मसला है। जब उपेंद्र कुशवाहा जी को, एक मिनट सिमरन जी, लास्ट बात कर रहा हूं, जब नीतीश कुमार जी ने खुलेआम इस बात को कह दिया कि अगला नेता तेजस्वी यादव होंगे और हम ही लोग उनको नेता बनाएंगे, तो आज जदयू में कौन ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा है?
एक ललन सिंह जी को छोड़ दीजिए, तो उस पार्टी में सभी लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के साथ इतने वर्षों तक भीषण संघर्ष चलाकर लालू यादव जी के जंगल राज के खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया, आज नीतीश कुमार जी बिहार को वापस उसी हाथों में सौंपना चाहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर किसी न किसी व्यक्ति के मन में ये बात जरूर आएगी, हर एक व्यक्ति के मन में ये बात जरूर आएगी कि नीतीश कुमार जी ने जदयू के लोगों को भी ठगा है। जैसे पूर्व में सीनियर नेताओं को ठगा, आज जूनियर नेताओं को ठगने का काम नीतीश कुमार जी जदयू के अंदर कर रहे हैं। और इसीलिए ये लड़ाई एक बड़ा सेक्शन जो है वो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आपको दिखाई पड़ रहा है। और अगर ये बात नहीं होती तो शायद हम लोग उपेंद्र कुशवाहा पे इतनी चर्चा भी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। एक बड़ी तादाद में लोग हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। हाँ राजीव जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आशुतोष आपसे एक सवाल। सिमरन, मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि TV9 बिहार झारखंड को ऐसे ब्रेकिंग चला देना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता साथी जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए काफी सॉफ्ट कॉर्नर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जेडीयू ने जो भी बाहर किया है उनको संसदीय बोर्ड से, अब ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ब्रेकिंग आपको चलानी चाहिए कि जेडीयू कुशवाहा जो है उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में आए। राजीव जी, तो बीजेपी का क्या स्टैंड रहने वाला है जी? राजीव जी, विश्लेषण का काम है आपका, आप विश्लेषण कर भी सकते हैं, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप हमारे मन की बात आप जान जाते हैं, तब इससे बड़ी बात क्या होगी? थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लगा, थोड़ा उपेंद्र कुशवाहा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लगा। नीतीश कुमार जी ने हमको ठगा है और इन्हीं उपेंद्र कुशवाहा जी की वजह से हम ठगे गए, और क्या कहें बताइए? आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे है, बताइए और क्या कहें? बीजेपी की तरफ एनडीए से गठबंधन तोड़ने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा जी थे कि नहीं थे? आशुतोष जी ने उस बात को भी कहा है, मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ। जेडीयू ने कहीं ना कहीं लोगों को निराश किया, तो जो भरोसा जेडीयू पर लोगों का था वो पहले भरोसा नहीं रहा है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर अब उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो कितना नुकसान यहाँ जेडीयू को हो सकता है? जगनारायण जी आएंगे आपके पास, आशुतोष से जवाब ले लेते हैं। आशु, देखिए, बिहार में बीजेपी ने लगता है कि कुछ रणनीति अलग बना रखी है, क्योंकि बीजेपी ने भी अभी पिछले दिनों जो अपनी कार्य समिति की बैठक के दौरान यह स्पष्ट कर दिया था कि अब किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार को ये बात काफी बुरी भी लगी थी और अगले दिन उन्होंने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। तो अभी जब जो हमने आरसीपी सिंह का एक प्रकरण देखा तो उस दौर में भी ये बातें काफी जोर शोर से उठी कि अब आरसीपी सिंह बीजेपी में चले जाएंगे, और वो तो नरेंद्र मोदी जी के ये मंत्रिमंडल में भी थे, वो वहां से हटा दिए गए। किस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जदयू ने आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उन पर कुछ चार्जेस भी लगाए गए थे। उसी तरह से अब जदयू ने भी कमर कस लिया। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि अब वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, क्योंकि जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, नई कार्य समिति बनी, तो उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, तो अब उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन बीजेपी मुझे लगता है कि कोई दूसरी रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अब सीधे तौर पर बीजेपी में चले जाएंगे ऐसा अभी मुझे होता थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आरसीपी सिंह का जो हम लोगों ने पिछला एक रिकॉर्ड देखा है, तो जो बातें कुछ दिनों पहले चलकर आ रही थी कि चिराग पासवान और आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों को अलग अलग तरीके से अगर बीजेपी यूज करती है तो वो क्योंकि जो चिराग पासवान का जो प्रयोग बीजेपी ने किया था पिछले चुनाव में, जैसा नीतीश कुमार भी कहते हैं, तो वो प्रयोग शायद कहीं किसी हद तक बीजेपी के लिए सफल हुआ, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार जो हम एक कहावत सुनते हैं, तो काफी लंबे समय से जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी की अब ये मंशा रही थी कि बिहार में अब उनका मुख्यमंत्री हो, लेकिन ऐसी बातें नहीं दिख रही थी। तो राजनीति दाव पेच का खेल होता है, यहाँ संभावनाएं बनाई जाती है, तलाशी जाती है। तो बीजेपी ने चिराग पासवान को आगे प्रमोट किया और ये बिहार का हर आम आवाम इस बात को समझ रहा था कि बीजेपी की रणनीति है। तो मुझे लगता है उसी तरीके से हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और चिराग पासवान को बीजेपी अपने हिसाब से रणनीति के तहत प्रयोग करे। नहीं तो एक दूसरा सीधा रास्ता है, उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन उन्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि बीजेपी में हम जाएंगे मेरे लिए राजनीति क्या होगी। तो निश्चित तौर पर जो लवकुश समीकरण होता है, तो हम ये मान सकते कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं। इस बात से हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उनके वोट प्रतिशत और उनकी जो कार्यशैली और उनका जो हम पुराने इतिहास देखेंगे
तो उपेंद्र कुशवाहा के पास भी एक जनाधार है। और जब वो रालोसपा की रैलियां किया करते थे तो उसमें भी जब भीड़ उमड़ती थी तो उन्होंने अपनी ताकत बिहार में दिखाई है। शायद यही वजह रही है कि बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो निश्चित तौर पे एक जदयू के लिए अभी बुरा वक्त चल रहा है, और बुरे वक्त में अगर आप किसी से भी पंगा लेते हैं तो आपको और नुकसान हो सकता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आज खड़ी है, क्योंकि बीजेपी जहां भी विपक्ष में होती है काफी मजबूत होती है और वहां सामने सरकार की काफी किरकिरी होती है। नीतीश कुमार ऐसे ही इशारों मतलब लोगों के निशाने पर हैं। और वहीं जब उपेंद्र कुशवाहा अब एक तौर पर सीधे तौर पर बगावती सुर में आ गए हैं और वो भी अब विपक्ष में आएंगे और नीतीश कुमार पर हमला बोलेंगे, तो जदयू के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उमेश कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की भरपाई कभी नहीं कर सकते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा एक स्थापित नेता हैं जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है और लव कुश समीकरण में उनका एक बड़ा मतलब योगदान है, और वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल परिपक्व नेता है, बड़े नेता हैं। राजीव सिंह जी, तो ऐसे में जिस तरीके से क्या भूमिका रखते हैं उपेंद्र कुशवाहा, आशुतोष ने पूरा A to Z बताया। अब ये बात जेडीयू को भी पता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़ा नाम है और कितना कुशवाहा समाज है जो उन पर भरोसा करता है, और नुकसान सीधे तौर पर जेडीयू को हो सकता है। आज संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया गया। क्या ये बात को और थोड़ा सा मीटिंग्स के बाद या संज्ञान में लेकर डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में जेडीयू आ सकती है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को किसी न किसी तरीके से रोक लिया जाए, मना लिया जाए, उनकी बातें मान ली जाए? देखिए, मेरा ये मानना है कि थोड़ा मैं आशुतोष जी के बात से थोड़ा सा मैं उतना सहमत नहीं करता हूँ कि कुशवाहा जो वोट है बिहार में, यादव के बाद जो सबसे बड़ा वोट है जाति जो है वो कुशवाहा जाति है, 7-8% कुशवाहा का है। लेकिन सिर्फ ये कहना गलत होगा कि सिर्फ जो सारे वोट पे जो प्रभाव है वो ओपन कुशवाहा का है। जैसे हम देखें बहुत सारा जो बेल्ट है, पूर्णिया जो कोसी का बेल्ट है, सीमांचल का बेल्ट है, वहां जो कुशवाहा जाति है वहां पे कम प्रभाव है ओपन कुशवाहा का। लेकिन बहुत जगह बहुत जिलों में कुशवाहा वोट पे उनका काफी प्रभाव है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि कुशवाहा वोट पे जो है सिर्फ ओपन कुशवाहा का बहुत बड़ा प्रभाव है और उनके जाने से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए भाजपा में भी जो है काफी सारे कुशवाहा जो जाति के हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अन्य दलों में भी है। हाँ, लेकिन ये है कि ये डिपेंड करता है कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा जो है अब क्या करेंगे। अभी उन्होंने बगावती तेवर दिखाए हैं, 19-20 तारीख को उन्होंने सिन्हा लाइब्रेरी में ओपन लेटर लिखा है। और ऐसा मैं आपको ये भी कहूंगा सिमरन के बहुत दिनों के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो है इतना अंदर से ऐसी आवाजें आ रही है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि पहले कभी ऐसा हुआ है जी, कि पार्टी के अंदर ही नीतीश कुमार के खिलाफ इतना आवाज उठ रही है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने जो कहते हैं ना चिंगारी में आग लगा दी है, आगे ये परंपरा होगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का अपना प्रभाव है, उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा समाज में प्रभाव है, लेकिन इतना नहीं है कि वो पूरा सारा का सारा वोट बैंक ले जाए। मेरा ऐसा मानना है नुकसान होगा। और मध्यस्थता की कोशिश अगर की जाए किसी तरीके से, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को बागी होने से रोकना वाजिब होगा? पार्टी इसके लिए कवायद करेगी? इनको चले जाना ही अच्छा है, क्योंकि संतोष पाठक जी भी ठगाए हुए हैं। 17 साल इनको हम लोगों ने ठगा है, अभी तो 1-1.5 साल 3 बार ठगाए हैं। तो अच्छा होगा कि ये चले जाएं। और राजीव जी जो बोल रहे हैं डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? क्या मैसेज जाएगा जनता में कि आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता ही आपके अगेंस्ट चले गए? भाई इनके बारे में देश जानता है कि एनसीपी के अध्यक्ष रहे, फिर हमारे पार्टी से राज्यसभा बने, फिर दोबारा जो है फिर आए, राष्ट्रलोपा बनाए और उनको भगाए। अपने भाग्य छोड़िए ना, ऐसे लोगों का इसका साख समाज में नहीं है। सिमरन जी सुनिए, ये राजीव जी से मैं आग्रह करूंगा, सुनिए ना, राजीव जी से आग्रह करूंगा कि कुशवाहा वोट का थोड़ा फिर से मूल्यांकन कर लीजिए। ये 1931 के जनगणना में इनकी आबादी बिहार में 21 लाख था, पूरा झारखंड उड़ीसा था, तो इनकी आबादी 4 से 5% है। और ये बढ़ा के जो लोग बोल रहे हैं कि इतनी आबादी है उतनी आबादी है। और एक बात जान लीजिए, स्ट्रक्चरल पावर एक वर्ड है, स्ट्रक्चरल पावर वर्ड है। और पाठक जी बहुत ठगाए हैं, 17 साल फिर ठगाने वाले हैं।
ये लोग ठगाने के काम किया है। जब हम लोग चाहते हैं इन लोग को ठग लेते हैं, ये लोग ठगा जाता है। ये लोग इतना माने स्वार्थी हैं। तो देखिए नटवर लाल एक मुजफ्फरपुर का बहुत बड़ा छपरा का बी क्लास आदमी था, नटवर लाल नाम सुने होंगे। सर उसने बोलते कहा हैं कि उनको, सर नटवर लाल कह के संबोधित किया जाता है सिवान से। जी सुनिए, नटवर लाल को आप जानते होंगे। जी जी तो नटवर लाल से इंटरव्यू में आपके जैसा पत्रकार एंकर पूछा कि आपका धंधा कब तक चलेगा, तो कहा कि जब तक समाज में लोभी लोग रहेंगे तो हम ठगों का रोजगार बंद होने वाला नहीं है। तो ये पाठक जी फिर ठगाने वाले हैं। ये लोग बेचैन है कि कब नीतीश कुमार से दोस्ती हो जाए। बात समझ रहे हैं? ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब दोस्ती हो जाए। अकेले तो इनकी ताकत देखिए। आज मैं मोहन भागवत के बयान का स्वागत करता हूँ। मोहन भागवत ने डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों को बयान दिया है मोहन भागवत ने, और कहा कि इस देश में पंडितों ने, ब्राह्मणों ने इस देश में जाति को बना करके श्रेणी बनाया है। तो मोहन भागवत प्रगतिशील ब्राह्मण है और उनका हम स्वागत करते हैं इस बयान का। क्योंकि डॉक्टर लोहिया यही कहते थे कि जब तक समता जाति मिटेगी नहीं तब तक देश मजबूत नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, मातृ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके संगठन ने महसूस किया कि जाति जो है वो पंडितों ने फैला करके रखा है। तो मोहन भागवत का आज मेरी तरफ से स्वागत भी है, इसलिए कि डॉक्टर लोहिया के लाइन पर आ गए। अभी ठगने ठगाने की बात आपने कही, संतोष जी का जवाब ले लेते हैं। संतोष जी, पहली बात तो जगनारायण जी ने कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जी जाएं, उनके जाने में ही बेहतरी है। और राजीव जी ने बताया कि आपकी बातों से सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है। लेकिन किस तरीके से अब मोहन भागवत की बात जगनारायण जी ने छेड़ दी है और क्या प्रभाव पड़ेगा मोहन जी के बात पर सिमरन जी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। वो देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी वो हमारी पार्टी के नेता नहीं है, तो मैं उनके किसी भी बात का जवाब देने के लिए आ नहीं बैठा। चलिए, वो व्यक्तिगत राय हो सकती है। वो व्यक्तिगत राय है, मैं उस पर, और वो सामाजिक कार्यक्रम है, वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम में वो मोहन जी कोई शिरकत करते नहीं है। तो ये मुद्दा कोई राजनीतिक है भी नहीं। देखिए, समाज सुधार एक आवश्यक, जगनारायण भैया आप बहुत सीनियर हैं, आप भी इस बात को जानते हैं कि हिंदू समाज एक रिफाइंड क्वालिटी का समाज है, जो अपने अंदर पल रहे किसी भी प्रकार के खतरों को, अपने अंदर पल रहे किसी भी प्रकार के मति भ्रमों को, कुरीतियों को, कुप्रथाओं को खत्म करने में स्वयं ही संभव है। किसी भी प्रकार के सामाजिक सुधार के कार्यक्रम सिर्फ हिंदू समाज में ही लागू हुए हैं और उनमें 100% सफलता मिली है। आज यही तक तो मोहन भागवत बोल रहे हैं। मैं देखिए, मैं उस पर बोलने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, वो विषय रहता तो मैं आता भी नहीं। ठीक है। दूसरी बात, एक नारा जदयू के अंदर बहुत प्रबलता से घूम रहा है पिछले 6 महीने में, जब से इन्होंने महागठबंधन बनाया है। इनके पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार का असंतोष अगर पैदा होता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी के मत्थे मढ़ दो, और जो महागठबंधन बना है, जो अवैध गठबंधन है बिहार में, उस पर उसकी आंच मत आने दो कि ये महागठबंधन बनने की वजह से इस प्रकार के संकट पैदा हो रहे हैं। आरसीपी सिंह जी से बदला लेना था ललन सिंह जी को, तो उन्होंने कहा कि आरसीपी जी भाजपा के आदमी है। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आपके हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी कैसे हो सकते हैं भाई? आपको बनना था केंद्र में मंत्री, एक ही पोस्ट था, तो वो उनको मिला था, तो आपको इस बात का दुख हो गया कि भाई उनको कैसे मिला, हमको नहीं मिला, तो वो सारा दोष भारतीय जनता। अमित शाह को बदला लेना था, तो गडकरी को नहीं संसदीय बोर्ड से निकाल दिया गया। कौन बड़ी बात है? अमित शाह को बदला लेना था तो गडकरी को संसदीय बोर्ड से निकाल दिया गया। ये सब तो पार्टी में चलते रहता है, और पॉलिटिक्स चलेगा। हमारे पार्टी में एक बात बताइए, आडवाणी जी अभी इसी पृथ्वी पर जिंदा है ना? जिंदा है कि नहीं है? जीवित है कि नहीं है? आडवाणी इसी पृथ्वी पर जीवित है। जिंदा लाश बना दिया आपने। नहीं, हमारी रीति ये है, बहुत साल पहले आपने कभी नाम सुना होगा, उनका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं उनको अभी कोट करना चाहता था, उनका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख ने कहा था कि एक अवस्था के बाद व्यक्ति को सक्रिय राजनीति से अलग अपने आप को कर लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा बची रहे। आज नीतीश कुमार जी की सामाजिक प्रतिष्ठा बची है। जगनारायण भैया, आप इस बात को अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए
संतोष जी, आपने किसी को उठा के अलग कर देना, बैठा देना, वो एक अलग चीज होती है। नहीं, क्यों सिमरन जी, एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ बहुत सारे नेता लोग इस प्रकार से छोड़कर, मैं कह तो रहा हूँ, मैंने नाम गिरा है नानाजी देशमुख का, राज्यसभा के सांसद रहे, इमरजेंसी के खिलाफ के आंदोलन में सबसे बड़े चेहरा थे नानाजी देशमुख, और राजनीति से अलग होने के बाद इतना बड़ा प्रकल्प उन्होंने बनाया है, देश के सभी जगहों से लोग वहां पर जाते हैं सीखने के लिए। बलराज मधोक के बारे में बोलिए। अरे भैया, अब तक कहाँ, फिर हम आपको जॉर्ज फर्नांडिस और दिग्विजय सिंह और पता नहीं अभी उमाकांत सिंह का आपने नाम लिया, कितने लोगों का नाम गिनवावे बताइए। आपके नेता गए अभी शरद यादव जी की अस्थि कलश की यात्रा में। आज नीतीश कुमार जी किसके दम पर नेता थे? कहाँ बेटा बेटी निकाला है। मैं पूछता हूँ, आपके पार्टी के सबसे बड़े पुरोधा वीपी सिंह कहाँ है? वीपी सिंह कहाँ है बताइए? कोई चर्चा, कोई नाम भी लेता है? कोई नाम भी लेता है? आरजेडी निकाला है। तो आरजेडी ने निकाला है। नेता तो आपके पार्टी के रहे ना भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपके पार्टी के थे वो, कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बताइए? आपके पार्टी के तो आडवाणी अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे। हमारे पार्टी का आडवाणी जी अध्यक्ष थे, और आज भी उनका सम्मान पूरे भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग सम्मान के साथ नाम लेता है। और अटल जी का जब फ्यूनरल हुआ, पूरे देश भर में उनके नाम पर प्रोसेसन निकाले गए, सभी कार्यकर्ता लोग, सभी देश के समान्य लोग अटल जी के अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए। मुद्दे पर वापस ऐसे नहीं होता है। देखिए सिमरन जी, ये जो पूरी लड़ाई आप देख रहे हैं, ये महागठबंधन बनने की वजह से है। ये ललन सिंह जी और उपेंद्र कुशवाहा जी की महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ा है बिहार में एनडीए। नीतीश कुमार जी की क्या मंशा थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ललन सिंह जी और उपेंद्र कुशवाहा जी ने इतनी बयानबाजी की हमारे विरोध में कि उसके बाद से गठबंधन टूटने का प्रक्रिया शुरू हुआ। सबको मालूम है, आशुतोष जी ने इस बात को कोट किया है यहाँ अभी, मैं भी इस बात को कह रहा हूँ, और क्या कहूँ बताइए। और ये महत्वाकांक्षा किसी के मन में भी होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी के मन में, वो विपक्ष के नेता रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, दिल्ली में केंद्र में मंत्री रहे, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे वो बताइए? क्या दिक्कत है? समय इजाजत नहीं दे रहा है। अब हम लोग क्लोजिंग रिमार्क्स महागठबंधन बनाना, जगनारायण भैया आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, नीतीश कुमार जी को आने वाले वक्त में लोग किस प्रकार से याद रखने वाले हैं, वो अब सुशासन पुरुष के नाते याद नहीं रखे जाएंगे बिहार में। नीतीश कुमार जी ने अपनी वो गति कर ली है कि आने वाले समय में लोग उनको याद भी नहीं रखेंगे कि नीतीश कुमार जी नाम का एक व्यक्ति यहाँ राज करता था। ले डूबी उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड, उपेंद्र कुशवाहा जी को नहीं सिमरन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। ठीक है, राजीव जी बताइए, संतोष जी की बात का भी जवाब दीजिए। संतोष जी के इस बात से मैं सहमत तो हूँ कि देखिए, जब से महागठबंधन बना है तब से कुछ भी होता है तो एक कि भैया हम नहीं करा रहे हैं, भाजपा करा रही है, हम नहीं करा रहे हैं, भाजपा करा रही है। तो ये तो एक आसान सा नाम मिल गया है कि भाजपा वो घर में होता है ना, कुछ भी समस्या सिर पर मार दे रहा है ठोकर जदयू वालों को ना, तो भी करें कि कौआ भारतीय जनता पार्टी ने ही भेजा है। बिल्कुल ये तो बात है, ये तो जगनारायण जी बताएंगे, अंदर की बात है। लेकिन एक मतलब जो है, लोग खुद कौआ आई है तो ठोकर मारवे करेंगे ना। जैसे कांग्रेसी एक जमाने में कौआ कांग्रेसी था, सब कांग्रेसी लोग ठोकर मारता था। अभी लोग दिल्ली में राज कर रहा है तो राजीव जी लोग कौआ बन गया है। कोई हिमाचल में ठोकर मारेगा, अरुणाचल में मारेगा, नागालैंड में ठोकर मारने का काम तो बीजेपी करे, तो कौआ ही है। ठीक बोल रहे हैं सर। कल पूरा पार्टी विलय हो गया भैया लोजपा में, उसका दुख मनाइए ना। अभी काहे हम लोगों के सुख में दुखी हो रहे हैं? अच्छा, तो चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, 8 आदमी 10 आदमी लड़ा रहे हैं, पार्टी विलय हो गया तो क्या कर देगा? विलय तो हमारा गुजरात में लड़ने गए थे, कितना वोट आया तभी मालूम है? गुजरात में सुनिए ना, पहले कांग्रेस जदयू को कितना वोट आया इस बार के चुनाव में मालूम है? 30। पहले कांग्रेसी कौआ के भूमिका में थे और भाजपा कौआ के भूमिका में ठोकर जाए 30 वोट आया है गुजरात में जदयू को, एक विधानसभा में ठोकरे मारने का काम इन लोगों का 30 वोट। और उस पार्टी का व्यक्ति जिसको एक विधानसभा लड़ने को मिला, उसमें उसको 30 वोट आया। वो प्रधानमंत्री का बड़ा सा ख्वाब लेके पूरे देश का चक्कर काटने के लिए परेशानी में थे। वो तो सोनिया गांधी जी से मुलाकात नहीं हुई तो मति भ्रम नीतीश कुमार जी का दूर हुआ, नहीं तो वो समाधान यात्रा नहीं निकालते, वो कुछ और यात्रा, भारत बचाओ यात्रा निकालते। वो सुनिए ना, वो तो बाद में पता चला कि भाई ये संभव नहीं है। जनता परिवार के लालू यादव कहे कि चलो हम तुमको सोनिया गांधी जी से मिलवाएंगे जी, तो सोनिया गांधी जी के घर पे गए तो ड्राइंग रूम से बाहर से उनको बेलगा दिया गया। अरे भाई, दुनिया जानता है सब बात में चला गया है। आपका आदमी कहाँ था? सोनिया का आदमी आपके साथ सोनिया गांधी के पास जाएगा।
चलिए सिमरन जी हम लोग सोनिया कहाँ के सोनिया आदमी गांधी के उधर पास चली जाएंगे गई। भैया? भटक गए उधर से। सिमरन जी ठीक सोनिया है, के आप आदमी है, उधर चली गई, क्या किया जाए। जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। ठीक है राजीव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। पूछिए, सिमरन जी सोनिया के आदमी थी। जी जगनारायण जी जी, हाँ राजीव जी, सिमरन, हाँ बोलिए। जगनारायण जी, हमें तो ऐसा पता नहीं, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा डिबेट में कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जदयू का जो हाल है, भाजपा वाले तो शिवसेना का जो हुआ महाराष्ट्र में तो मुझे ऐसा शक हो रहा है, तो मुझे लगता है आप लोग को सावधान होना चाहिए। देखिए राजीव जी, अनुमान पर और आस्था पर बहस नहीं होता है। आपका अनुमान हम क्या बहस करेंगे, आस्था अनुमान पर बहस नहीं होता है। हमारा तो जनता परिवार है, हम कभी भी पार्टी नया बना सकते हैं, हम लोग कोई कठपुतला नहीं ना है। जनता परिवार जिंदा रहेगा ना कि जनता परिवार मर जाएगा, पार्टी मर जाएगी, नया नाम बदल देंगे, दूसरा नेता पैदा करेंगे। ये चर्चा तो अनुमान पे ही होता है ना, ऐसा कोई भविष्यवक्ता थोड़ी बैठा हुआ है यहाँ पे भविष्यवाणी करते। अनुमान पर ऐसा हम अनुमान पर बहस नहीं करना चाहते हैं, आस्था पर ठीक है, बहस होगा कि राम है कि नहीं है। अभी इंतजार करते हैं। आज संसदीय बोर्ड से निष्कासन हुआ है, कल तक कोई ना कोई प्रतिक्रिया भी आ जाएगी कि क्या करने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा। सिमरन जी से एक सिमरन सवाल, जी, मुझे एक जगह जाना है तो मैं निकल सकता हूँ क्या? जी 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 संतोष जी, सिमरन जी, सिमरन जी सोनिया की आदमी थी कि नहीं थी? जी हेलो, जी जगनारायण जी, बोलिए बोलिए। आपसे बतियाएंगे आप जगनारायण सोनिया के भैया। आदमी थी कि नहीं थी? हाँ आप सोनिया के आदमी थी, अब हो गए भाजपा के आदमी हो गए हैं। एकदम परिवर्तन होते रहता है। जल्दी महागठबंधन खत्म कराइए, नहीं तो डिबेट के लायक भी नहीं बचेगा जदयू। आप देखिए पाठक जी, संतोष जी, जेएनयू में पढ़े हैं, वही मैं कह रहा हूँ और पाठक जी, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए जेएनयू में ही पढ़े हुए हैं, तो सिविल सोसाइटी इज द मदर ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी। तो मोहन भागवत ने जो वही नागरिक समाज सिविल की सोसाइटी समस्या, नमस्कार कर रहा है नीतीश कुमार जी को कि भैया अब आप पैदल होइए, बहुत हो गया ठीक है, ड्रामा आपका। ठीक है, अभी नहीं कर रहा है, करेगा तो पैदल हो जाएंगे, ये तो समय की बात है। अभी कैसे कर दीजिएगा, अभी तो यहीं पर सत्ता एगो चला वोटिंग रहे करा हैं। लीजिए, हमको अरे एकदम हमको और आपको छोड़ के यहीं पर वोटिंग एगो करा लीजिए। सिविल सोसाइटी से ही जुड़े हुए 3 लोग हैं, आप वोटिंग करा लीजिए कि कौन किसके पक्ष में है। अब अब हमको देखिए, नमस्कार कर दीजिए, हमको सुनिए अगला ना, काम है। 5 आदमी वोटिंग करके तय करेगा बिहार का, ऐसा नहीं ना होता है। वोटिंग के लिए तो एक आदमी भी बहुत होता है जगनारायण जी, वोटिंग के लिए तो एक लेकिन आदमी। आप लोग तो बिहार के मतदाता हैं, नहीं तो आपका वोटिंग कैसे मानेंगे हम? आप लोग तो हमारा बिहार के सिविल हैं नहीं। सोसाइटी तो सिविल सोसाइटी तो सब जगह है, सेंटर फॉर लॉ एंड गवर्नेंस में तो यही पढ़ाया गया ना भैया। ठीक 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 सुनिए ना, सिविल सोसाइटी में आपको ये जान लीजिए कि सिविल सोसाइटी में मुद्दा उठाया जाता है, वोट नहीं उठाया जाता है। आप वोट की बात करते हैं, सिविल सोसाइटी जो बीमारी है, खामी, उसको रेज करता है। चाहूंगी मैं क्लोजिंग रिमार्क्स ठीक चाहूंगी है। आपसे। जी हाँ जगनारायण जी आप, जी हाँ आशुतोष जी बोलिए। जी क्या? हाँ हाँ, तो जिस तरीके से बहस आप सुन रहे हैं, जी जी, अगला स्टेप क्या लगता है आपको कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से क्या निश्चित आने तौर वाला पर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा तो नीतीश कुमार के एक धूर विरोधी रहे हैं पुराने जमाने से। वो नीतीश कुमार के लिए तो मुश्किलें पैदा करेंगे ही करेंगे, और जाहिर सी बात है कि बिहार में बीजेपी उनके लिए एक विकल्प है, तो बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं उनका तो कोई किसी रूप में अब सांठगांठ होगा ही होगा। अगर वो अपनी पार्टी भी जिंदा करते हैं तो वो पिछले बार अकेले चुनाव लड़कर उन्होंने परिणाम देख लिया, उनका खाता भी नहीं खुला, तो वो एनडीए के पाले में तो जाएंगे, और एनडीए को भी अब जरूरत होगी क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ नहीं है, तो उसका विकल्प तो उन्हें भी चाहिए, उन्हें भी भरपाई करनी है ना वोट बैंक की। तो अगले चुनाव में निश्चित तौर पर एनडीए के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा का जाना लगभग तय लग रहा है, क्योंकि अगर वो अपनी पार्टी भी बनाते हैं तो वो गठबंधन करेंगे, और अगर वो पार्टी नहीं बनाते हैं तो सीधे तौर पर बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरफ रहेंगे उधर उपेंद्र कुशवाहा का रहना तो अब मुमकिन नहीं दिख रहा है। क्यों, अगर ऐसा भी नहीं होगा कि वो अपनी पार्टी अगर जिंदा कर लेते हैं, वो महागठबंधन के घटक तौर पर रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जिस घटक दल में रहते हैं वहां उनकी चलती है, वो अन्य घटक दलों के भी नेताओं की किस्मत का फैसला करते हैं, जैसा कि हमने पूर्व में इतिहास में इन चीजों को देखा भी है। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी चुनौतियां हम कह सकते हैं कि थोड़ी रहेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं रहेंगी, क्योंकि बीजेपी खुले दिल से उनका स्वागत करेगी, क्योंकि बीजेपी को भी नीतीश कुमार से पुराना हिसाब चुकता करना है। तो निश्चित पर बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को गले लगाएगी और उन्हें ताकत वहीं से मिल रही होगी।
जी सिमरन। और बिल्कुल शायद इससे लेसन लेके अभी भी सतर्क हो जाना चाहिए जेडीयू को और डैमेज कंट्रोल शुरू कर देना चाहिए जी, अगर कोई निश्चित बड़ा तौर पर। नुकसान इन फ्यूचर अगर कोई बड़ा जी, नुकसान पार्टी नहीं उन्होंने चाहती जिस है। तरीके से जो बैठक बुलाई है, उन्होंने जो बैठक बुलाई वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को उन्होंने चुनौती दे डाली है, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है, क्योंकि जी, ये जी। आर-पार की है। और जो हमने महाराष्ट्र में पूर्व में देखा है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो जदयू की दो फाड़ कर दें? उन्होंने पूर्व में भी कहा है कि मैं अपना रिश्ता लेकर के जाऊँगा, तो इससे हाँ, की जिस छवि को तरीके से बिल्कुल राजीव जी ने बताया जिस तरीके से शिवसेना के साथ जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ तो जेडीयू जी, के जी, साथ जी। बिहार निश्चित में भी वो पर वो चुनौती तो दे ही रहे हैं नीतीश कुमार को, बड़ी चुनौती। बिल्कुल ठीक है। तो यही नजर आज बनी सीपी रहेगी हमारी। आज सीपी जी सिंह भी लेके जा रहे थे, छोड़िए ना। यहाँ बाल बांका नहीं होने वाला है। एक आदमी बिहार है, इसको महाराष्ट्र मत समझिए कि ये गन्ना वालों का पैसा से लोग बिक जाएगा। यहाँ पर नहीं, वोट मतलब देखता है एमएलए देखता है नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को, तो अपने हाँ, जीतने का गुड़िया जुगाड़ नहीं है। जगदावन भी बिल्कुल नहीं, मैं जाहिर तौर पर हाँ, मैं उस बोलिए, बोलिए। बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आपने लोजपा में भी देखा कि 2 धारें बट गई हैं और वो लोजपा कहते हैं कि ये मेरी लोजपा है, वो कहते हैं मेरी लोजपा है। तो इस तरह की बात भी उपेंद्र कुशवाहा कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ठीक कुछ है। धारा जब खोल करके कोई हमारे की पार्टी की कमिटी, सुनिए ना, हमारी पार्टी की कमिटी है, तो जब बैठक बुला रहे तो देखा जाएगा कितने कमिटी के लोग जा रहे हैं, कि गांव में से रैली करा के लाएंगे तो वही कमिटी हो जाएगा। मान लीजिए 100-200 आदमी जुटा लें, आप विश्लेषक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कहने की कोशिश हम कर रहे हैं 100-200 आदमी तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी। एक आदमी भी देखिए, सत्ता पलट कितने कर लोग सकता आएंगे है। ये तो समय पर हाँ, पता इस चलेगा ना। चीज़ को आप थोड़ा-सा अरे भाई, संजीदगी से कमिटी का लोग लीजिए। जाएगा तब ना। हाँ, गांव का जी। आदमी 300 रुपया पर दिल्ली में भाड़ा पर लोग लाता है, बस से वो आदमी है, वही टाइप का लाएंगे और क्या करेंगे। इनके पास आदमी कहाँ है? ठीक है, आदमी अगर आप रहता तो अपनी एक पार्टी कॉन्फिडेंस नहीं से ये चलाते। बात कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि पार्टी इंटरनली मजबूत है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो चर्चा कर बहुत रहे हैं कि मजबूत क्या है। राजनीति में क्या हो सकता इनको है बिहार देखिए, में। बीजेपी के पास सुनिए, बीजेपी के पास 31% वोट रहा है और आरजेडी के पास 28% वोट है और हम लोगों के पास 16% वोट है। तो कहाँ ही बनने वाले हैं, बेचैन है लोग, ये लोग बीजेपी के लोग। ये लोग तो रात पूरा दिन पैरवी कर कैलकुलेशन रहे हैं करके कि फिर से बैठे आ हैं आप, जाए। तभी निश्चिंत हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक अभी है। अभी चलिए आज समय ये तो समय हाँ, एक मैं बात जोड़ना चाहूंगा। कल मैं भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से बात कर रहा था। देखिए, मैं जगनारायण सिंह जी बड़े वरिष्ठ हैं, बड़े अनुभवी हैं और कई बार इनके साथ डिबेट में बैठा हूँ। मुझे बड़ा आनंद आता है डिबेट करने में। तो इनकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज जरा कम हो गई है राजीव जी। आवाज एक बार म्यूट करके अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर जी। चलिए, आवाज भी चली गई और समय भी हमारे पास अब इजाजत नहीं दे रहा है। तो आज इस चर्चा में आप लोग हमारे साथ शामिल हुए, अपना कीमती समय आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हमारी नजर बनी रहेगी उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से आगे क्या कार्रवाई करते हैं, ताकि हम लोग दोबारा एक बार फिर परिचर्चा पर साथ में रहें। नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।